नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ जो ख़ास शख्सियत हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि जो एक चीज़ कही जाती है हमेशा कि अगर आपकी नींव मजबूत हो तो इमारत बुलंद होती है। तो उनकी अगर शोहरत की मैं बात करूं या उनके टैलेंट की बात करूं, उनकी काबिलियत की बात करूं, तो उसकी जो ज़मीन है वो ज़मीन साहित्य की ज़मीन है। और ऐसी उर्वरा ज़मीन है कि उस पर जो उनकी प्रतिभा का या उनके टैलेंट का जो घर खड़ा हुआ है वो बहुत ताकत से खड़ा हुआ है। वो एक टेलीविज़न, भारतीय टेलीविज़न के इतिहास में एक अद्भुत लोकप्रिय हास्य धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसके तो वो एक मजबूत आधार स्तंभ अभिनेता और राइटर के नाते हैं ही। मुलाकात करिए जाने माने कवि, मैं यही शब्द पहले बोलूँगा, और उसके बाद अभिनेता लेखक शैलेश लोढ़ा जी, और न जाने अभी कितना कुछ एक्सप्लोर होना बाकी है। मुलाकात करिए उनसे। बहुत स्वागत करता हूँ शैलेश। बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी साहब। बड़ा कठिन होता है कि आप कविता को लोकप्रियता के उसी धरातल पर स्तर के साथ खड़ा करें जहाँ कमर्शियल मीडियम है, जहाँ बाजार है, जो बाजार कहता है हमारे हिसाब से चलिए, वहाँ आपने ये बड़ा कठिन है। मेरा पहला सवाल भी यही है आप। मुझे लगता है कि आसानी से हो जाए वो काम ही नहीं होता। और हवा के साथ बहना तो सबसे आसान होता है ना। जब आप हवाई जहाज़ जब चलता है और जब दिशा, हवा की दिशा आपके पक्ष में होती है तो बहुत जल्दी लैंड कर जाते हैं। लेकिन जब विपरीत होती है तो आपको थोड़ा संघर्षों में उड़ना पड़ता है। तो मैं ये तो नहीं कहता कि कोई इसके लिए बहुत बड़ा काम हवा के विपरीत उड़ा या ऐसा है, लेकिन मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि पहला टेलीविज़न शो वो किया जो हिंदी कविता को लेकर था। और जब टेलीविज़न में हिंदी कविता कोई सोचता था कि नहीं इसे कौन देखेगा, उस वक्त वो पहला शो आया। और मुझे लगता है कि वो नींव जो थी उसने पूरी दुनिया को बताया कि कविता की ताकत कितनी बड़ी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं उसका हिस्सा था और वहाँ से टेलीविज़न पे वहाँ से मेरा प्रारंभ हुआ। आपकी और यात्रा को हम थोड़ा एक्सप्लोर करें तो राजस्थान से घर में क्या लिखने पढ़ने की बड़ी समृद्ध परंपरा रही? देखिए, मुझे क्या लगता है कि लिखने पढ़ने का मतलब सिर्फ कलम उठा के लिखना ही नहीं होता। मेरे पिता कवि नहीं है, मेरी माँ लेखिका नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मैं जो कुछ बना उन्हीं की वजह से बना। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जेनेटिक होती है, जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो हास्य के प्रति समझ है, जो हास्य का बोध है, वो मेरे पिता से मुझ में आया है। मैं आज भी, मुझे लगता है, वो एक सरकारी नौकर रहे और उससे रिटायर हुए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो उन्हें कुछ दिशा मिलती तो एक बहुत बड़े कलाकार होते। उनकी किस्सा गोई लाजवाब। जब वो बोलते थे तो मुझे लगता है ये आदमी क्या कमाल का किस्से सुना रहा है यार, क्या बढ़िया। उनका हाथ से बहुत, जहाँ खड़े रहते ठहाके गूंजते थे। तो वो बड़ा अच्छा लगता था मुझे। और माँ जो है उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, तो आसपास किताबें, मैगजीन्स रहे। तो मैं अपने आप को इस मामले में बड़ा खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं बड़ा किताबों और मैगजीन्स के बीच में हुआ। मैं ये तो नहीं कहता कविता का शौक, भाई ये सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि भाई शौक कैसे पैदा हुआ क्या। तो ये शौक कैसे पैदा हुआ का जवाब यही कि शायद मैं शौक लेके ही पैदा हुआ था। ये गॉड गिवन है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ईश्वर ने मुझ बालक को चुना कि मैं शायद लिख सकता हूँ। तो मैंने वो उस बचपन में 6-7 बरस की उम्र में ही शुरुआत कर दी थी। और चूँकि मम्मी और पिताजी काम पे चले जाते थे, दोनों सरकार में थे, हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो मैं स्कूल से आता तो मेरा दोस्त जो था वो सिर्फ किताब है मैं पढ़ता जब तक वो मैगजीन नहीं पढ़ लूँ। उस ज़माने की पराग, नंदन, चंपक, चंदा मामा, और यहाँ धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सरिता, सारिका, दिनमान, रविवार, मतलब जितना भी कुछ था वो आज भी अगर मेरे पास पढ़ने को कुछ नहीं है तो मैं खाना नहीं खा सकता। खाते हुए मुझे पढ़ना ही होता है। तो ये चीज़ वहाँ से पैदा हुई कि उनके बीच बड़ा हुआ। और शायद गॉड गिवन था कि घर में बैठा उनका चलो कुछ लिखते हैं, ऐसा कलम उठा के लिखना शुरू किया। और 6-7 बरस की उम्र में ही जब आदमी ककहरा सीखता है, आ ई ऊ आ, जो उसी ज़माने में तुकबंदी करना शुरू कर दी। 8-9 बरस, 9-10 बरस की उम्र में पहली बार सीधा राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के मंच पे आ गया बतौर बाल कवि। और बतौर बाल कवि जब वो तालियां गूंजी कानों में जनता की, तो मुझे लगा कि शायद मैं तो इसीलिए बना हूँ। और वहाँ से वो यात्रा शुरू हुई। वाह।
जब आपको ये लगा कि शैलेश लोढ़ा जी के भीतर एक ऐसी प्रतिभा भी है जिस प्रतिभा को वो अपनी आजीविका के साथ जोड़कर सहजता से आगे बढ़ सकते हैं, तो कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा होता है, क्योंकि जब आपका ये विचार वास्तविकता की भूमि पर उतरता है तो कुछ कठोर चीज़ों से टकराता है। जी, टकराता है, तोड़ फोड़ होती है, टूट फूट होती है। और फिर कुछ पारंपरिक लोग जो होते हैं वो कहते हैं नौकरी कर लेते जैसे माता पिता कर रहे थे, इतनी प्रतिभा थी, हिंदी पढ़ा सकते थे, प्राध्यापक हो जाते, अच्छा वेतन है। आप उस संघर्ष पर छोटा सा एक कुछ हमको बताइए कैसा। ये संघर्ष शब्द जो है ये मुझे बड़ा मैं इससे नाता नहीं रखता, मैं इससे कतई नाता नहीं रखता। तो आपने कहा ना मैं इस यात्रा के बारे में बताऊँ, ये यात्रा रही, यात्रा के बारे में, ये संघर्ष नहीं है। क्योंकि जितने लोग कहते हैं मैंने संघर्ष किया, तो मुझे लगता है बड़ा ओवररेटेड एंड ओवर यूज्ड वर्ड है। ठीक बात है। अगर मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना है तो मुझे 4 कदम चलना ही पड़ेगा। अब आप इसे कहें कि मैं चला, या आप ये कहें कि मैंने संघर्ष किया, या आप पे निर्भर करता है। यहाँ से वहाँ तक जाने में संघर्ष किया, ठीक बात। मैं ये कहता हूँ कि मैं चला, और चलने में अगर ठोकर आई तो आई, चलने में थोड़ा इधर उधर होना पड़ा तो होना पड़ा, लेकिन मैं इसे संघर्ष नहीं कहता। यात्रा है। मैं मुड़ के देखता हूँ तो हुआ। ये 1980-81 की बात है जब बाल कवि के तौर पे मैं आया मंचों पे। तो इस लिहाज से जो कई मेरे ऐसे कवि मित्र हैं जो बायोलॉजिकल उम्र उनकी मेरे से ज़्यादा है, पर कवि की उम्र मेरी ज़्यादा है, तो वो बड़ा इस वजह से प्यार सम्मान भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, और अच्छा भी लगता है। तो 80-81 की मैं आ गया था कवि सम्मेलन के मंचों पे बतौर बाल कवि, और समृद्ध भाषा थी उस वक्त। अब तो कंटेम्प्रेरी हो गई है भाषा, समकालीन हो गई है। तो आया और मैंने बाल कवि के तौर पे एक बड़ा अच्छा एक मुकाम पाया, और बहुत प्यार मिला लोगों को। क्योंकि जब आप कच्ची उम्र में पक्की बात करते हैं ना तो लोगों को अच्छा लगता है। तो 9-10 बरस की उम्र का लड़का, 10 साल का बच्चा अगर ऐसी बात करेगा तो लोगों को अच्छा लगेगा, तो अच्छा लगता था। और मेरे पाठशाला में सारे कवि रहे उस ज़माने के कवि, तो उनके साथ बैठ के मैंने कवि सम्मेलन पढ़े, तो वो मेरी पाठशाला वो रही। तो बतौर बाल कवि जो है वो बड़ा अच्छा नाम हुआ। डिबेट बोलता था मैं, तो बाल कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गया। एज ए डिबेटर नेशनल लेवल पे एक बड़ा नाम हुआ, मतलब मैंने राष्ट्रीय स्तर पे वाद विवाद प्रतियोगिताएँ जीती, तो एक बड़ा वो आत्मविश्वास भी था, और एक चूँकि सृजनात्मक क्षेत्र में कुछ कर रहा था इसलिए अच्छा नाम भी था। उस ज़माने में टेलीविज़न तो था नहीं, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी वो थी। 88 हाँ, जब मैं मतलब उस ज़माने में मेरी इच्छा थी कि मैं MA हिंदी लिटरेचर करूं। जो आपने कहा कि ये जब चीज़ें आती हैं, इच्छा थी कि हिंदी पढूं। मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, मैंने बायोलॉजी जी, केमिस्ट्री एंड जूलॉजी, अब ये सब्जेक्ट आप देखें जिसका हिंदी से कोई लेना देना नहीं, वो किया। लेकिन मैं एज ए डिबेटर, एज ए बाल कवि, दोनों बड़ा ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा नाम था, और बहुत इन्जॉय किया मैंने उसे, बड़ा प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला। ईश्वर ने मुझे साथ दिया, और पहला ही कवि सम्मेलन राष्ट्रीय कवि सम्मेलन 30 सितंबर वो तारीख थी। राजस्थान में सुमेरपुर नाम का कस्बा था, तो कवि सम्मेलनों में एक धुआंधार नाम हो गया बाल कवि के तौर पे। फिर वाद विवाद प्रतियोगिताएं जीतने लगा, सब कुछ अच्छा हो गया। 88 में मुझे लगा मैं MA हिंदी लिटरेचर में करने जाऊंगा, और ये अपना NSD में एडमिशन वगैरह ये सब तमाम चीज़ें, और लग रहा था सब कुछ ठीक हो गया। बट मैं आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग, कि मुझे जाना है, करना है। छोटी जगह पे रहता था मैं, राजस्थान में सिरोही। अब आप देखें ये जो चीज़, और 88 में मेरी किताब की पहली किताब की पांडुलिपि तैयार। आप सोचिए 1988 में मेरी पहली किताब। उम्र आपकी 20 साल? 20 भी नहीं थी। 20 भी नहीं थी। मैं 18 भी नहीं हुआ था। 18 जी। तो पहली, और उस किताब का शीर्षक रखा था दीपक मेरे पीड़ित हैं। दीपक मेरे पीड़ित हैं। हाँ, उस समय मेरी एक कविता थी, उसकी एक पंक्ति थी, सूर्य तुम्हारे जीवित हैं, दीपक मेरे पीड़ित हैं। तो ये पांडुलिपि तैयार हुई। अब किताब आ जाएगी, मैं JNU में चला जाऊँगा, तो ख्वाब होते हैं, ऐसा हो जाएगा, NSD में चला जाऊँगा, तमाम चीज़ें। होता ये है कहीं अचानक, लोअर मिडिल क्लास, उस ज़माने में ये भी नहीं होता, और उस ज़माने में जो आसपास के लोग होते हैं ना, कहाँ बाहर पढ़ने जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है, होता है, आज के ज़माने की तरह तो है नहीं। 1988 में माई मदर मेट विद इन अ सीरियस एक्सीडेंट। मेरी माँ का एक बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हुआ। जी।
36 फ्रैक्चर्स, सर से लेके पाँव तक 36 फ्रैक्चर्स, आई एम सॉरी 17-18 फ्रैक्चर, और सर में कुछ 35-40 स्टिचेस, और पूरा वो उनका 18 फ्रैक्चर थे उनकी पूरी बॉडी में। बहुत सीरियस एक्सीडेंट। अब क्या किया जाए, एकदम से पूरा परिवार हिल गया। दोनों बहनों की तब तक शादी नहीं हुई थी, पिताजी सरकारी नौकरी में थे, माँ भी, लेकिन लोअर मिडिल क्लास। जब 3 बच्चों को बड़ा करना हो, पढ़ाई करनी हो, तो बड़ा मुश्किल काम होता है। उसमें एक्सीडेंट हो गया, तो अब क्या करें। उस वक्त तो LLB में एडमिशन ले लिया था कि भाई चलो लॉ करेंगे। अचानक 2 पेपर के बाद जैसे ज्ञान प्राप्त होता ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो करना ही नहीं है, और बाहर आ गया। माँ का एक्सीडेंट हुआ हुआ है, पिता को संघर्ष करते देख रहा हूँ, तो सारे जो चीज़ें थी वो एकदम से तहस नहस हो गई कि मुझे न तो कुछ MA हिंदी लिटरेचर, वो भी एडमिशन ले लिया था कि भाई कुछ कर रहा हूँ इसलिए, और एज ए कवि जो है वो एकदम से रुक गया एकदम, क्योंकि परिवार की स्थिति ऐसी हो गई। डिबेट बोलने नहीं गया, जो सृजन का जो काम था, किताब की पांडुलिपि धरी की धरी रह गई कुल मिला के सारी चीज़ें। और अस्पताल में देखता वो, मतलब वो पूरा 1-1.5-2 साल, अभी भी वो ईश्वर ने बचा लिया उन्हें, लेकिन अभी भी वो बैसाखियों पे है। उन्हें एक परमानेंट लॉस हो गया, विकलांग हो गई वो। और हमने वो मतलब देखा वो पिताजी के हालात, पूरे परिवार के हालात बिखरा हुआ, तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं भूल गया कि मैं क्या हूँ। तो मैं जब हाल देख रहा था पिताजी का, माँ का, परिवार का, मैंने कहा यार मैं क्या कर रहा हूँ। अभी ज़रूरत ये है कि मैं किसी पे बोझ ना बनूं, कम से कम मेरा खर्चा तो निकालूं, कुछ तो करूं, और कुछ हो तो मदद भी करूं। ये मतलब ये था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। तो मैंने अखबार में एक वॉक इन इंटरव्यू देखा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का। ये वो पक्ष है जो लोगों को नहीं पता। और मैं वो इंटरव्यू देना चला गया वॉक इन, और मैं सेलेक्ट हो गया। और जो बाल कवि शैलेश लोढ़ा और डिबेटर शैलेश लोढ़ा और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी 18 साल की उम्र से पहले किताब आने वाली हो, वो शैलेश लोढ़ा, वो बैग उठा के एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन गए। और मैं करता रहा, मैंने किया। हाउ लॉन्ग, कितना समय? काफ़ी समय किया, काफ़ी समय किया, मतलब 2-4 महीने नहीं किया है, सालों में किया, सालों में किया। और दिन में 10 बार मन को मारना भी पड़ता था। लेकिन फिर भी आप इसको यात्रा कहते हैं। काम यात्रा है, वो यात्रा थी। उसने मुझे बहुत सिखाया, उसने मुझे बहुत सिखाया, उस नौकरी ने भी मुझे बहुत सिखाया। क्योंकि ज़हीर कुरैशी साहब ग्वालियर में एक शायर हैं, उनका एक शेर है कि ज़िंदगी की पाठशाला ने सिखाया है बहुत, और जो सिखाया है हमारे काम आया है बहुत। क्या अब 95 88 से 95 ऑलमोस्ट। और इस बीच में ये था कि बीच बीच में जाता रहा, कविताएं भी पढ़ता रहा, लेकिन वो जो सिर्फ वो था वो नहीं रहा। हाँ, मतलब ठीक है, करता रहा। ये नहीं था कि ये हो गया वो हो गया। जो एक अनवरत यात्रा थी उसमें थोड़ा सा ब्रेक्स थे। जी, 95 में क्या हुआ फिर? जी, फिर मुझे लगा कि यार ये तो नहीं, शैलेश लोढ़ा तो वो है ना, ये तो नहीं है, छूट गया थोड़ा सा। हाँ, वो जो ब्रेक्स लग रहे हैं वो। फिर वो किताब जिसका फिर अब नाम मैंने बदल के किया, तो मत पढ़ो मेरी कविताएं, क्योंकि इस बीच कविताएं अलग बदल गई, भाव बदल गया। और 95 में वो फिर किताब आई, 94 होगा शायद वो किताब आई, जो 88 में आने वाली थी। 88 भी नहीं, इट वॉज 86 रादर। ऑलमोस्ट मैं 15-16 साल का था। वो एक उसके बाद, क्योंकि वो तब तक सब बिखर चुका था, लेकिन वो सब हुआ। वो किताब आई, तो मत पढ़ो मेरी कविताएं। फिर डॉक्टर स्वाति लोढ़ा जो मेरी पत्नी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। और वो कहाँ हुई? जोधपुर में। हाँ, और उनकी पहली किताब तब आ चुकी थी जब वो 11th में थी, सुरभि नाम से। और फिर मुलाकात हुई, और हम दोनों ने मिलके फिर स्वैश नाम से हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया, एक एक्रोनिम स्वैश, स्किल विट एंड एटीट्यूड आर शेप्ड हियर। वाह वाह वाह। जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द कम्युनिकेशन, ये तमाम चीज़ें जो एक बिल्कुल नई चीज़ थी उस वक्त, हिंदुस्तान में किसी ने सोचा ही नहीं था। और इधर स्वैश शुरू हुआ, इधर तो मत पढ़ो मेरी कविताएं, इधर लोगों को वापस अरे शैलेश, और फिर वो कवि सम्मेलन का मंच। मतलब वो था ही जो ब्रेक लगा था, लेकिन वो फिर से वो जो
वो जो होता है ना कि एक झरना बह रहा है और बीच में एक वो थोड़ी सी एक सपाट एरिया आ गया, फिर वापस वेग आया, तो ना वो वापस से शुरू हुआ और ईश्वर की कृपा से मंच ने हाथों हाथ लिया। नहीं, एक सहज रूप से ये तो हमने भी महसूस किया है और व्यूअर्स भी महसूस करते हैं कि एक गिफ्टेड कम्युनिकेटर आप हैं। मैं बस, मेरा एक ये रहता है कि बैट्समैन जब बैटिंग करे तो लगना नहीं चाहिए वो बैटिंग कर रहा है, वो एफर्टलेस होना चाहिए। तो और वो मैं एफर्टलेस बनने के लिए आपको एफर्ट नहीं करना है, ये सब दूसरी बात है जी। यू डोंट हैव टू मेक एन एफर्ट टू बी एन एफर्टलेस, नेचुरल फ्री नेचुरल फ्री। तो मैं वैसे ही करता हूँ, पसंद आया तो कवि सम्मेलन में एकदम से फिर हुआ, वहां से हुआ तो फिर टेलीविजन ने बुलाया। टेलीविजन में जब आप आए और आपने देखा इस मीडियम को और आपने क्या महसूस किया, क्योंकि पहले भी कवि आए, पहले भी कविताएं पढ़ी गई, कोशिश हुई, चक्रधर साहब हैं, उन्होंने एक बहुत बेहतर कांटेक्ट किया, फिर आपका नाम आता है जहन में, आपने क्या इम्प्रोवाइज किया, आपको क्या लगा कि इस मीडियम के साथ, क्योंकि जिस संस्था का आपने नाम बताया जी। देखिए, कविता में जो कविता पढ़ रहे हैं वो उनकी कविता है, आप अलग क्या कर रहे हैं, आप एज ए प्रेजेंटर क्या कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। देखिए, प्रेजेंटर, मैं कुछ प्रेजेंटर को देखता था तो मन ही मन मुझे बड़ी कोफ्त होती थी। कोफ्त इसलिए होती थी, जो हमारे हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पे भी और टेलीविजन पे भी होते हैं, कई बार जो संचालक और प्रेजेंटर होता है वो स्वयं को सब पे हावी करने का प्रयास करता है। कोशिश ये होती है कि यू नो लास्ट लाफ मेरा हो और वन अप, तो ये मेरे मूल स्वभाव में भी नहीं है। तो मुझे लगा कि जो आ रहा है उसको इस तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि लोगों को महसूस हो कि कौन आ रहा है। बिल्कुल आपने ये किया। तो मैंने हमेशा ये कोशिश की कि मैंने सामने वाले को सदैव ये कोशिश की कि मैं ये नहीं करा कि मैंने उसे बड़ा बनाया, लेकिन उसका सही जो रूप है वो दिखाया। और मैं बहुत एफर्टलेस होकर किया वो भी, मैं बातचीत ही करता था। आज जैसे मैं आपसे बातचीत करता हूँ मैं वही करता हूँ, लेकिन शायद वो एफर्टलेस जो है वो लोगों का है। तारक मेहता से जुड़ने की जो कहानी थी वो कितनी दिलचस्प थी? ये वो बड़ी दिलचस्प कहानी है, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, आप यकीन मानिए। मैं कॉमेडी सर्कस शो कर रहा था, असित मोदी नाम के जो हमारे एक प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझे लाइव सेंट एंड्रूज हॉल में, मैंने वाहवा का एक लाइव शो किया था, वो उन्होंने देखा था, जो मुझे नहीं मालूम था, मैं उनसे परिचित नहीं था। अब ये देखिए, इसे कहते हैं किसी एक आदमी की नज़र और भाग्य, दोनों चीज़ें, डेस्टिनी, मैं नियति में बहुत मानता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास फ़ोन आता है कि मैं ये बोल रहा हूँ, आप एक शो है, आपको शो के सिलसिले में मैं मिलना चाहता हूँ, तो आप मिलिए। अच्छा, मुझे कोई, मैं ये वाहवा और कॉमेडी सर्कस शो कर रहा था, तो फिक्शनल शो की बहुत ज़्यादा मैं तो मैं एक बहुत ही कैजुअली मैंने कहा कि यार आप यहाँ आ जाओ ना मिलने यार। अच्छा, मैं मुझे ये एहसास नहीं था कि आप ये क्या बात कर रहे हो, आप प्रोड्यूसर को कह रहे हो यहाँ आ जाओ मिलने, या आज एहसास होता है इस चीज़ का। लेकिन उन्होंने बहुत तहजीब के साथ कहा कि नहीं वहाँ तो मैं नहीं आ पाऊँगा, तो हम कहीं और मिल लेंगे और देख लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इस फ्लाइट से जोधपुर जा रहा हूँ, मैं सारा रुका हुआ था उसमें होटल में एयरपोर्ट के पास, तो इस फ्लाइट से जोधपुर जा रहा हूँ, तो आप एयरपोर्ट पर आ जाओ। आप देखिए मेरा, आप ये देखो, ये नियति है। अगर कोई और होता तो कहता कि अच्छा आप रहने दीजिए, आपके जैसे 1000 एक्टर हैं, यू अंडरस्टैंड, बिकॉज इट वॉज क्वाइट अनरिक्वायर्ड। आज मैं सोचता हूँ ये तो साला, ये तो आप समझिए ना, माफ कीजिएगा, ये बिल्कुल जैसा कितना रूड है, रूड है, बिल्कुल है ना जी। लेकिन मुझे एहसास नहीं था, मैंने बहुत कैजुअली कहा था, मतलब ये चला के नहीं कहा, चालाकी नहीं थी इसमें, चला के कुछ भी ऐसा, ठीक है। आप उस आदमी की वो मानिए, वो आ गए। एंड ही सेड जस्ट वन सेंटेंस टू मी कि शैलेश जी, मैंने आपको वहाँ सेंट एंड्रूज हॉल में सुना रही है, मैं एक शो बना रहा हूँ, तारक मेहता का रोल आप ही को करना है, बाकी जब आप लौट आए तब बात करेंगे, दैट्स ऑल। ये भी तय कर लिया था, कास्टिंग जी हो चुकी थी जी। मैं वापस लौटा, फिर उनके ऑफिस गया, तब सारी बात हुई थी, बट इट वाज डिसाइडेड एंड दिस वे आई स्टार्टेड। आज एक हिस्ट्री है जी, दैट बिकम अ हिस्ट्री। क्या भविष्य की योजनाएं हैं आपकी? कभी नहीं बनाता, कभी नहीं बनाते, कभी नहीं बनाता सर। कुछ नए और काम इसके साथ? कुछ बनाता ही नहीं जी, कुछ सोचता ही नहीं। इसलिए नहीं सर, क्योंकि अगर इंसान ये कहने लगे कि मैं जो सोच रहा हूँ वो कर लूँगा, तो मैं इस चीज़ का हामी नहीं हूँ, क्योंकि ऊपर एक, हमसे ऊपर एक बैठा हुआ है जिसने, उसने सारी स्क्रिप्ट लिख रखी है जिसमें कॉमा और फुल स्टॉप भी नहीं बदलता। मैंने आज तक कभी प्लान नहीं किया था
कि मैं कवि बनूंगा। मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मैं टीवी करूंगा। मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मैं एक्टर बनूंगा। मैंने कभी प्लान करके कुछ नहीं किया था। हम सब जो मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं वो अपनी कई वर्जनाओं से, अपनी कई कुंठाओं से घिरे होते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, क्योंकि मध्यम वर्गीय नैतिकता हमारी पीठ पर बेताल की तरह जी लगी होती है। जी जी मध्यम वर्गीय है जो नैतिकता का ध्वजवाहक है या परचम लेकर चल रहा है। इससे मुक्त होकर सहज जीवन की तरफ बढ़ना, और आपकी तरह एक जो युवा हैं, मैं उनके लिए खासतौर पर चाहूँगा आपसे कि कैसे वो आत्मविश्वास की लौ धधकती रहे। देखिए क्या है कि मैं बहुत छोटी छोटी जगहों में पला बड़ा, बहुत नेगेटिव था, नकारात्मक सोचता था, नेगेटिव था, जजमेंटल था। 1 मिनट में आदमी को करेक्टर तय कर लेता था। ये होता है। हाँ जी। और आज भी ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे मुझे बड़ी कोफ्त होती है, कुड़न होती है। लेकिन मुझे लगता है कुछ लोगों का आपके जीवन में बड़ा योगदान होता है। माय वाइफ डॉक्टर स्वाति लोढ़ा, मेरे ख्याल से मुझे मेरी उन इस तरह की सोच से अलग करके एक दिशा देने में, मेरी सोच को दिशा देने में उनका एक बड़ा योगदान। और फिर क्या होता है कि आप जैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे वैसे बढ़ते हैं, आपकी समझ के द्वार खुलते हैं, आपको पता चलता है कि यार आप जहाँ रह रहे हो आप कूपमंडूक हो, बाहर आज मैं जजमेंटल नहीं हूँ, आज मैं नेगेटिव नहीं हूँ। लेकिन मुझे मेरी उन मध्यम वर्गीय मूल्यों पे बहुत गर्व है कि मैंने वो पाए, क्योंकि यकीन मानिए दुनिया की किसी पाठशाला में वो नहीं सिखाए जा सकते, किसी पाठशाला में नहीं सिखाए जा सकते। मुझे मेरे पिताजी अगर यहाँ बैठे हो तो मैं ऐसे टांग करके नहीं बैठ सकता। अब आप इसे कुछ भी समझ लीजिए, मुझसे नहीं बैठा जाएगा। और ये है, ये जेनेटिक है, ये जेनेटिक है। नहीं, मेरी बिटिया में नहीं है, बिकॉज शी ट्रीट्स मी एज ए फ्रेंड, बिकॉज मैं उसे दोस्त की तरह, ठीक है, क्योंकि शायद उस मध्यम वर्गीय परिवेश में नहीं वो परिवेश की बात है, वो मैंने उसे ट्रीट किया। मेरे पिताजी से मैं दोस्त नहीं हो पाया, आप यकीन मानिए। आज भी मैं उनसे, आज तक मैंने मेरे माँ बाप से गले में नहीं मिल पाता हूँ। मेरा रिश्ता मेरे माता पिता से गले मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये आपकी ताकत है, ऐसा ये मेरी ताकत है, ये मेरी ताकत है। मुझे मेरे नैतिक ये जो मध्यम वर्गीय मूल्य हैं उन पे बड़ा गर्व है, बड़ा गर्व है। और दूसरा मुझे लगता है मेरे में व्यक्तिगत कुछ ऐसा है, जैसे मैं सिर्फ इंसान को इंसान समझता हूँ, मेरे लिए और कोई वो नहीं। यही आपकी ताकत है। मैं इंसान को इंसान। आपने सबसे बड़ा जवाब दे दिया जो सवाल मैंने आपसे जी मैं ह्यूमन। हाँ, जस्ट यू हैव टू बी नेचुरल, यू जस्ट हैव टू बी व्हाट यू आर, दैट्स ऑल। शैलेश लोढ़ा, अशोक चक्रधर, कई बार कुछ निराशावादी कहते हैं कि शायद ये आखिरी पीढ़ी। नहीं, देखिए नहीं, मैं मुझे देखिए, शैलेश लोढ़ा अगर है तो आगे भी बहुत सारे शैलेश लोढ़ा होंगे, हो सकता है, और हो सकता है बेहतर हो सकता है तरीका बदल जाए, हो सकता है भाषा बदल जाए, हो सकता है प्रस्तुतिकरण बदल जाए, लेकिन मैं ये कहने वाला कौन कि नहीं। देखिए ये बात तय है कि जो कैफी साहब ने लिखा, जो साहिर साहब ने लिखा, मैं अगर फिल्मों की बात करूँ, है ना, कल और आएंगे, तो वैसा आज नहीं लिखा जा रहा। लेकिन आज की पीढ़ी को अगर आप वो भाषा सुनाएंगे तो आज की पीढ़ी में लिखने वाला तो जो कंटेम्प्रेरी चाहिए ना, तो शैलेश लोढ़ा और होंगे नहीं होंगे, खूब होंगे, खूब होने चाहिए और खूब होंगे। मुझे इस चीज़ को लेकर कतई निराशा नहीं, लेकिन हाँ इस चीज़ को ज़रूर ये है कि थोड़ा सा परिश्रम की कमी है, शॉर्टकट जो है वो ज़्यादा ढूंढ रहे हैं लोग, अध्ययन की कमी है जी, वो थोड़ा सा अगर हो जाए तो फिर बेहतर होगा। बात ही क्या होगी, मतलब अगर पढ़ते रहें और कॉम्प्लासेंट ना हो। हम तो आज भी स्टूडेंट ही हैं, नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। शैलेश जी, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं द्विवेदी साहब, बहुत अच्छा है। एक ताज़ी हवा का झोंका है आपसे बात करना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, जिसमें कोई वर्जना नहीं है, जिसमें कोई पूर्वग्रह नहीं है। और आज भी आप, मुझे लगता है 1982-83 के वही युवा शैलेश लोढ़ा मेरा बस चले जी, तो मैं दुनिया में 3 आविष्कार, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, ये समाप्त कर दूं, ताकि समय काल वो 1977 से 82 में रुक जाए, जहाँ किताबें थी, जहाँ लाइब्रेरी थी, जहाँ शाम को एक दूसरे के घरों में आना जाना था, जहाँ आदमी का आदमी से मिलना था। अब आदमी नहीं, आप शायद जो कह रहे हैं, इसीलिए अब कुछ लोगों ने जबरन टेलीविज़न तोड़े भी हैं, कुछ ने मोबाइल छोड़े हैं, और लोग फिर उसी जीवन की तरफ बढ़ने की कोशिश भी करते हैं। मुझे पता नहीं, लेकिन देखिए हम लोग इसकी गिरफ्त में हैं, इसकी गिरफ्त में है। इसीलिए तो जब वो मेरी वो कविता मिस करते हो कि नहीं इतनी मशहूर हुई कि
क्योंकि जो मैं मिस करता हूँ दुनिया मिस करती है, तो उसमें यही तमाम चीज़ें हैं कि ये हमें आपने क्या बड़ी खो अच्छी दिया। बात मुझे याद दिला दी। कोई नई कविता जो आपको भी बहुत प्रिय हो, चंद पंक्तियां अगर आप हमारे। ये बिल्कुल ताज़ा कविता है जी। जो मैंने मंच पे नहीं पढ़ी, पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, अरे वाह वाह, फर्स्ट टाइम इसे पढ़ रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है मैं बच्चे ढूंढ रहा हूँ। वाह जी जी। मैं बच्चे ढूंढ रहा हूँ, वो बच्चे जो माँ की लोरी सुने। मैं बच्चे ढूंढ रहा हूँ, वो बच्चे जो माँ की लोरी सुने, वो बच्चे जो धागों के टुकड़ों से सपने बुने, वो बच्चे जो धागों के टुकड़ों से सपने बुने, वो बच्चे जो कंप्यूटर में आंखें न गड़ाए, वो बच्चे जो मौका मिलते ही मोहल्ले में खेलने चले जाए, वो बच्चे जो मौका मिलते ही मोहल्ले में खेलने चले जाए, बच्चे जो नारंगी की गोली चूसें और मुस्काएं, बच्चे जो बॉर्नविटा के डब्बे से चुराकर बॉर्नविटा खाएं, बच्चे जो बॉर्नविटा के डब्बे से चुराकर बॉर्नविटा खाएं, बच्चे जो लूडो में अपनी गोटी चुपके से आगे खिसकाएं, बच्चे जो लूडो में अपनी गोटी चुपके से आगे खिसकाएं, बच्चे जो अपने पापा को सबके पापा से अच्छा बताएं, बच्चे जो अपने पापा को सबके पापा से अच्छा बताएं, बच्चे जिन्हें पतंगों से भरा आसमान अच्छा लगे। और अगली पंक्ति जो मैंने, आप समझिए, पीड़ा के साथ लिखी है, शायद आप समझेंगे। बच्चे जिन्हें पतंगों से भरा आसमान अच्छा लगे, बच्चे जिन्हें घर में आए हुए मेहमान अच्छा लगे। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है साहब, क्या बात है। बच्चे वाह वाह। जिन्हें घर में आए मेहमान अच्छा लगे, बच्चे जो रिश्तेदारों से मिलकर खुश हो, बच्चे जो रिश्तेदारों से मिलकर खुश हो, जो नए के लिए रोए नहीं फटी कमीज सिल के भी खुश हो, जो नए के लिए रोए नहीं फटी कमीज सिल के भी खुश हो, बच्चे जो मलाई में शक्कर मिलाकर चाटें, बच्चे जो मलाई में शक्कर मिलाकर चाटें, बच्चे जो अपने कंचे अपने खास दोस्तों को बांटें, बच्चे जो दौड़ पड़े मंदिर की आरती के वक्त पर, बच्चे जो देखे भी नहीं किताब की और छुट्टियों में, बच्चे जो देखे भी नहीं किताब की और छुट्टियों में, बच्चे जो पालती मारकर बैठे टाट पट्टियों में, बच्चे जो पापा की उंगली पकड़ते शर्माए नहीं, बच्चे जो पापा की उंगली पकड़ते शर्माए नहीं, बच्चे जो मिठाई की ओर टुकुर टुकुर ताकते लजाए नहीं, बच्चे रोए तो ऐसा रहे पूरा मोहल्ला सुन ले, बच्चे जो ऐसे रोए पूरा मोहल्ला सुन ले, बच्चे जो ऐसे रोए, दोपहर में आंख बंद करके लेट जाएं पर न सोएं, दोपहर में आंख बंद करके लेट जाएं पर न सोएं, बच्चे जो बुआ से कहें पापा से कहो ना पिक्चर ले जाएं, बच्चे जो अपनी कुल्फी दूसरों के बाद में खाएं, बच्चे जो अपनी कुल्फी दूसरों के बाद में खाएं, बच्चे जो ठंड में बाथरूम में जाने से डरे, बच्चे जो जब जी चाहे जिद करें, बच्चे जो क्रिकेट में आउट होने पे भी आउट न होने की चीटिंग। और मैं अब यही कहना चाहता हूं कि जमाने में कुछ तो अच्छा रहने दिया जाए, इन बच्चों को सिर्फ बच्चा रहने दिया। और ये पूरी कविता सुनने के बाद मैं ये सोच रहा था कि बच्चों की इस दुनिया में कितना बड़ा आक्रमण हुआ है, और ऐसे बच्चे वही हैं, लेकिन उन बच्चों पर जो भयानक आक्रमण हुआ है वो बच्चे नहीं रहे हैं, जो शायद 70 और 80 के दशक में जो बच्चे थे। अचानक ये कविता एक दिन बहुत सुंदर कविता है, और मुझे लगता है अपने युग का एक दस्तावेज है ये कविता, और एक 2017 को बताती है ये कविता। पहली बार आपके इस पे मैंने पढ़ी है, अभी तो याद भी नहीं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ शैलेश जी। ये थे शैलेश लोढ़ा जी, जो नामचीन कवि, मंचीय प्रस्तुतकर्ता, टेलीविज़न के एक अद्भुत प्रस्तोता, कवि। कविता की मैं बात करूं, और तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो उनके साथ जुड़ ही गया है। ख़ास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए।